धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो लेकिन मुद्दे बड़े उठाने की कोशिश करता है। हम लोग चाहते हैं कि हर मुद्दे, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो व्यापार का मुद्दा हो, सबसे आप रूबरू हो सकें। जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से सबसे ज्यादा अगर दुर्दशा किसी की दिखाई दे रही है, वो मजदूरों की। सड़क पे पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भूख से मौत हो जा रही है, धूप में चलने से मौत हो जा रही है, और पता नहीं कैसी कैसी तस्वीरें उनकी आ रही हैं, लेकिन उस पर कोई बात आज नहीं कर रहा। तो सवाल यही कि जो हजारों लाखों की तादाद में मजदूर है, जो इस देश के निर्माण में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, वो मजदूर आखिर इतना नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या उसके लिए मजदूर जिम्मेदार है, या मजदूर ने अपने खुद स्थिति ऐसी बना ली है, या सरकारें अब समझ गई हैं कि ये मजदूर तो हमें वोट दे ही देगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, बाद में मजदूर मजदूर नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। उस वजह से ये सब हो रहा है। तो बहुत सारे पहलू उभर रहे हैं। उन सारे पहलुओं पर मेरे साथ बात करने के लिए स्काइप पे जुड़ रहे हैं। पक्ष के नाम से लोक पक्ष के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं, मजदूरों का संगठन चलाते हैं, और मजदूरों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। नाम है मिस्टर के, कर्नल है, रिटायर्ड एयरफोर्स से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। एक चीज बता दूं, लोक पक्ष एनजीओ नहीं है, एक संगठन है, मजदूरों का संगठन है, और कर्नल इक्विवेलेंट रैंक है। मैं एयरफोर्स में था इसलिए ग्रुप कैप्टन रैंक था, हालांकि उसमें गलती नहीं, उसके बराबरी का रैंक है दोनों। तो पहला मेरा सवाल यही पैदा होता है कि जो दुर्दशा है आज, क्या वो दुर्दशा के लिए मजदूर खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वोट डालते हुए वो हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं? ये मैं नहीं कहूँगा, इसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा। एक मास साइकोलॉजी जो हमारे जर्मनी में भी हुआ था, हिटलर के समय में उन्होंने किया था, यह पैदा किया जाता है जब इस व्यवस्था में सड़ांध होती है। भारत में भी ये दिखा, जो 2014 में जो हुआ, 13-14 में जो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुए और कांग्रेस को हटाना लाजमी हो गया, उसके बदले में कौन आया? एक सवाल था। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ आरएसएस पूरी अच्छी तरह से लगी पड़ी थी। यहाँ के जो बड़े पूंजीपति वर्ग थे, उन्होंने आरएसएस और भाजपा को साथ दिया। उनका चेहरा जरूर नरेंद्र मोदी रहे हों, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। और उन्होंने सारे मीडिया की बात मैं आपको क्या बताऊं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, जिस तरह से ध्वस्त हो गया। सारे सोशल मीडिया पर उन्होंने कैप्चर किया। हर सड़क गली में उन्होंने जो भेजने शुरू किए अपने, जो उनके हायर्ड गुंडा, शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो किया, और हर तरह से उसका प्रचार किया। इसमें देशी नहीं, विदेशी मीडिया और विदेशी पूंजी भी शामिल हुए, और उन्होंने एक ऐसा हवा तैयार किया। कांग्रेस का हटना जरूरी था, हटाना था, और बदले में कौन आए? तो उनको ये भाजपा मिली, जिसके पीछे आरएसएस की हाथ थी। हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने, बहुत सारे किया, दलित और गैर दलित किया, आदिवासी गैर आदिवासी किया, लेकिन मुख्य मुद्दा इनका यह था कि सारे मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, और जो बाकी जो बीच बीच वाले जहां तहां जो छोटे मोटे ग्रुप हैं, जैसे आदिवासी हैं, औरतें हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए और अधिक से अधिक पोलराइजेशन करके इन्हें आरएसएस भाजपा के पक्ष में लाया जाए, जो ये सफल हुए 2014 में। और 2019 में तो खैर और भी बहुत सारे कारण थे, जो कि जितने सरकारी तंत्र, जो प्रजातंत्र के जितने स्तंभ थे, वो तकरीबन ध्वस्त हो चुके थे। आपको अब तो नजर आ रहा है, चाहे न्यायालय हो, चाहे सीबीआई और वगैरह वगैरह जितने भी संगठन हो, मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो नजर नहीं आता। सोशल मीडिया में आप जैसे लोग जो तारीफ़ काबिल है, काबिल तारीफ हैं, और उनकी मतलब प्रशंसा करनी चाहिए, जो उन्होंने अपना एक झंडा ऊंचा किया वो जर्नलिज्म का। नहीं तो सब कुछ खत्म सा हो रखा है। तो इसमें मजदूर वर्ग को ही केवल, खासकर वो जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं। अब मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं, जो आपने सवाल किया। माइग्रेंट लेबर यानी जो प्रवासी मजदूर है, और मुझे अंदाजा नहीं था कितने ज्यादा होंगे। यह तो अचानक लॉकडाउन हुआ, उसके हम इतिहास में यदि जरूरत पड़े तो बाद में बात करेंगे। अचानक जो लॉकडाउन हुआ, हमें पता चले हजारों नहीं लाखों में है। कितने लाख है कहना मुश्किल है, और हर बड़े बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना शुरू हो गए। तो केवल उन्हीं को दोष देना, एक लाइन और, केवल उन्हीं को दोष देना कि इन्होंने वोट दिया, शायद उन्होंने वोट में भी हिस्सेदारी इनकी नहीं रही है। जी जी, सही नहीं। मैं समझ लेता हूँ जी।
आपकी अभी तक की बातचीत से एक चीज निकल के आई कि ये अपनी इच्छा से वोट नहीं दे पाए, इनके सामने एक ऐसा माहौल मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, धन कुबेरों के जरिए खड़ा कर दिया गया कि उसमें बहके इन्होंने वोट दे दिया। 2014 का भी आपने बताया, 2019 का भी आपने बताया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चलिए इनको तो छोड़ दीजिए, तो मजदूर है, बेचारा है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो इसके संगठन है वो कहाँ है? कोई दिखाई देता है आपको जमीन पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, हम मेरी बात को समझते हुए। ये संगठन कहें, मजदूरों के संगठन मुख्य रूप से वामपंथी जो पार्टी है, दल है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और उसके बहुत सारे घटक दूसरे जहां तहाँ है, एसयूसीआई, आरपीआई, पता नहीं बहुत सारे हैं, 60-65 से अधिक है, छोटे छोटे जुड़े तो 100-200 भी होंगे। इन लोगों में अधिकांश ने, इनका जो पहले चरित्र रहा हो, यह लकीर के फकीर बन गए थे। यदि सीपीआई सीपीएम को देखें तो शुरुआती दौर में 2014 तक इनकी वही लगे पड़े थे कि कांग्रेस के साथ जुड़े कि ना जुड़े, सारी क्रांतिकारिता उनकी यही थी चुनाव के दौरान में। बाद में बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल बने, बसपा जैसे आपके यूपी में, दिल्ली में राजद वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो हुए, उनके साथ मिले या ना मिले, उनके साथ मिलकर कैसे अधिक से अधिक सीट लें, लोकसभा या राज्यसभा में जाएं या विधानसभा में जाएं, इनकी सीमा वहीं तक हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जबकि इनको मजदूर वर्ग के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो जहां तहां, बल्कि हजारों की संख्या में मजदूरों ने जो विद्रोह करना शुरू किया, गुजरात में दिखा, हमें बॉम्बे में दिखा, हैदराबाद में दिखा, दिल्ली में दिखा, इन्होंने आग तक लगा दी यहाँ पे। ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड इनका रिएक्शन था, इनके पीछे किसी भी इनकी ताकत नहीं थी। इसके पहले देखें तो जो सीए एनआरसी कानून पर जो चल रहा था, उसके खिलाफ जो हजारों लाखों महिलाएं और पुरुष जो खड़े थे, वहां भी ये लोग जाके केवल झंडा लेके खड़े थे, ये लोग सामने नहीं आ पाए, ये लड़ना भूल गए हैं। यह बिल्कुल उसी तरह हो गए हैं जैसे आज कोई छोटी मोटी पार्टियां बना के 2-4 एमएल एमपी ले ले, या बड़े संगठन में ले, तो अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और यह तथाकथित वामपंथी क्रांतिकारी पार्टियां और इनके ट्रेड यूनियन यह पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। ये लड़ने वाले नहीं रह गए, मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने सत्ता, पैसे और कुछ पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो क्या होगा उस मजदूर का? वो तो इतना शिक्षित नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में उतना जानता नहीं है। लीडरशिप आप कह रहे हैं आज कि वो सत्ता की गुलाम हो चुकी है, वो तो ये चाहती है कि कहीं पे सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए, कुछ सांसद विधायक बन जाए और बस मजे करें। क्या होगा ऐसे में, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा समअप किया आपने जो मैंने कहा था। देखिए, यह हम, जैसा आपने कहा, मैं इसको रिपीट करूं कि मजदूर वर्ग, चाहे वो खेत में हो या फैक्ट्री में हो या कहीं भी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में हो। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जैसे ठेले वाले हैं, घरों में जाके काम करने वाले हैं, बिजली मरम्मत करने वाले, वो सब है, जिनको कोई छुट्टी नहीं मिलता, जिस दिन काम किया उस दिन खाया, नहीं काम किया नहीं खाया। तो इन लोगों की समझ यहीं तक है कि यह अपने आर्थिक अधिकारों की मांग करें अधिक से अधिक, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि यह एकताबद्ध होके इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करें। उसके लिए एक सशक्त क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत है। अभी हाल फिलहाल में मैंने ट्विटर पे देखा, और सीपीआईएमएल लिबरेशन के कुछ लोग हैं, दीपांकर हैं या कविता कृष्णन हैं, ये लोग थोड़ी, इनके जो बोल हैं, स्वर हैं, जरूर कुछ बदलाव आया है। ये लोग फिर से उनमें संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा खुद का संगठन जो लोकपक्ष है, हमारी पूरी कोशिश है अखबार के मीडियम से, अभी तो केवल सोशल मीडिया ही जा सकते हैं, नहीं तो हमारा अखबार भी है, पर्चा भी है। तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने पुराने पिछले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी समझ है, ताकत है, फिर से हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ऐसी एक क्रांतिकारी दल पैदा कर सके जो कि मजदूर वर्ग को लेकर आगे बढ़ सके। और क्रांतिकारी दल बनने के लिए उसमें जरूरी नहीं कि लाखों लाख और करोड़ों हो, नहीं। क्रांति यदि होता है, यदि बदलाव का उफान उठता है, उसको लीड करने वाले में हो सकता है 40-50 हजार, 1 लाख ही उसके ऐसे सदस्य हों जो इन बातों को समझते हो, और वह कोशिश जारी है। नहीं तो यह जो आज की जो परिस्थिति है, हमें 10 वर्ष तो पीछे लेके जा ही चुकी है, हम और पीछे जाएंगे। जो हालत जर्मनी का हुआ था, जर्मनी का हालत तो इसलिए हुआ था कि रशिया की, सोवियत की जो फौज आके उसको हराई थी, और बाद में बाकी सारे यूएसए और यूके मिले थे। हमारी बर्बादी है अंदरूनी कलह, अंदरूनी युद्ध की, और इंटरनल वॉर जो होगा उससे हमारी बर्बादी होगी।
यदि हमारे संगठन, ये वामपंथी संगठन अपने आप को ना सुधारे, एक ना हो, अभी भी ये छोटे छोटे पोस्ट के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में कुछ होता लड़ने लायक तो लड़ते। दुर्भाग्यवश जी 20-25 साल पहले अगर आप देखें तो लगता था कि मजदूर संगठन कितने सशक्त हैं। बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब मजदूर संगठन ज्यादा सशक्त थे तो उन्होंने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया, वहां से इंडस्ट्री को भगा दिया। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, पूंजीवाद का जो अभी स्थिति है, स्वतंत्रता के बाद से जो गति उसमें चलता रहा, उदाहरण के लिए कहें कि उस समय लोग कहते हैं कि नेहरू जो है कि समाजवाद का एक रूप लेके चले थे, लेकिन नेहरू या कांग्रेस के पास उस समय मजबूरी थी कि उस समय के बड़े पूंजीपति टाटा बिरला जो भी थे, इतनी सशक्त नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ा करते, जैसे रेलवे, जैसे शिपिंग, एयरलाइंस, ये उसके हालात नहीं थे। इसलिए जरूरी थी कि उसको सरकार अपने हाथ में ले और सरकारी धन का इस्तेमाल करे। और जब इनकी इतनी ताकत हो गई 1990 के बाद से, जब मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने और उसके बाद से जो हुआ और तथाकथित जो रिफॉर्म का दौर शुरू हुआ, उस समय से लेकर आज तक देखिए तो वो जो मजदूरों ने जो बनाया था, क्योंकि संपत्ति कुछ भी बने बिना मजदूरों के हस्तक्षेप के नहीं बन सकता, उनकी श्रम शक्ति का निहित होना जरूरी है। जब उनके श्रम खर्च होते तभी कुछ नया मूल्य पैदा होता समाज में। और जब पैदा हो गया, करोड़ों अरबों का जब बन गया, 2-2.5 ट्रिलियन से अधिक जब हमारी ताकत बन गई, उनको जब पूंजीपति इस हालत में हो गए, तो अपने दलों के साथ, चाहे कांग्रेस रही हो 1990 से लेके जब तक वो थी, बीच में वाजपेयी सरकार आई, अब फिर मोदी सरकार आ गई, अब उसको वो वापस ले रहे हैं, चूंकि मजदूरों की शक्ति ध्वस्त हो चुकी है, विरोध करने में असमर्थ है। और धीमे धीमे करके हर पब्लिक प्रॉपर्टी, हर पब्लिक वेल्थ, चाहे वो बैंक से हो, चाहे रेलवे हो, एयरलाइंस हो, एयरपोर्ट हो, वह धीमे धीमे करके वो लेते जा रहे हैं, वापस करते जा रहे हैं। यह हमें उसके विकास के रूप में देखना चाहिए, ना कि मजदूरों ने बर्बाद किया बल्कि उसे बनाया। जी, मैंने बंगाल का जो आपसे जिक्र किया वो इसलिए किया क्योंकि वहां पे इतने मजदूर संगठन सशक्त थे, मजबूत थे कि इतने आंदोलन करते थे कि वहां से इंडस्ट्रियां भाग गई। तो अगर फिर से मजदूर संगठन सशक्त हुए तो फिर से वो इंडस्ट्री को भगा देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि सीपीएम अपना चरित्र जो था, कहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट थे ये, लेकिन उन्होंने अपना चरित्र एक बुर्जुआ पार्टी की तरह ही कर लिया। और ये इनके जो बीच वाले मध्यम जो लीडर्स थे, जैसे मुखिया से लेकर ऊपर तक थे, या पार्टी के जो होल टाइमर थे, इनको चलाने के लिए उन्होंने चंदा वसूलना शुरू किया, जबरदस्ती चंदा लेना शुरू किया, और उसमें पूंजीपतियों को भी कष्ट दिया। तो ये दोनों इस तरह की मिश्रित अर्थव्यवस्था चलने वाली नहीं थी, और इनका उसमें हाथ है उसे खत्म करने में। अपने मजदूरों को, अपने कैडर को ट्रेनिंग देने के बजाय इन लोगों ने उसको लूट के उसमें शामिल करा दिया, जो पहले कांग्रेस करती थी। ये रास्ते भटक चुके थे, जिसका नतीजा ये है। क्या आपको लगता है दोबारा मजदूर ऐसे किसी संगठन पे भरोसा कर पाएंगे, ऐसे किसी पार्टी पे भरोसा कर पाएंगे? और दूसरा ये बताइए, इतने आंदोलन हम लोगों ने देखे, किसानों के, मजदूरों के, कुछ होता नहीं है, सरकार की कान पे जू तक नहीं चलती। पहला वाला प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा उठाया, दूसरे का भी मैं जवाब देता हूं। एक आंदोलन असफल होता है तो मजदूरों को फिर से उनको संगठित करने में कम से कम 2-3 दशक निकल जाते हैं, क्योंकि वे एक तो विश्वास खो देते हैं, केवल पार्टी में नहीं बल्कि इसमें कि क्रांति संभव हो सकती है। ये आपने सही कहा, और इसका खामियाना हम लोग भुगत रहे हैं आज भी, 2014 के असफल आंदोलन के बाद। असर तो देखिए, कम से कम इतना तो अभी दिख रहा है कि जो ट्रेन चल पड़ी है और जो मजदूरों को वापस लाया जा रहा है फिर से, वह बिना किसी पार्टी के भी मजदूरों ने जो हड़ताल किया, जो उन्होंने विद्रोह किया, उसका नतीजा है। ना कि ये सरकार देने वाली थी, बल्कि सरकार तो ये चाह रही थी कि उन मजदूरों को वहां पे रोका जाए जिनकी जरूरत है, और उनको कानून ही बना दिया कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा बिना वेतन के, ताकि पूंजीपति जो है वह उतने ही वेतन में या उससे कम भी दे के, और उससे ज्यादा घंटा, 2 से 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा के अधिक से अधिक मुनाफा ले सके। लेकिन वह अब नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि मजदूर जहां इकट्ठे खड़े थे, उन्होंने आपस में ही जो किया, वो खड़े हुए विद्रोह किया, और उसका नतीजा हुआ वो वापस घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, ठीक है, अगर वो घर चले जाएंगे और मान लीजिए दोबारा इंडस्ट्री और पूरे सिस्टम को चालू करना होगा तो फिर इनको बुलाना पड़ेगा। ये क्या आप कह रहे हैं? मतलब घर जाके वो अच्छा काम कौन सा कर रहे हैं?
अ, तो वो अपने परिवार के साथ क्यों न मिले? वो अपने परिवार के साथ क्यों न जाए? यहाँ तो उनको जो खाना मिल रहा है बगल में यहाँ पे, दिल्ली में यहाँ पे जहाँ-जहाँ मैं देख चुका हूँ, कर रहा हूँ, हमारे घर में काम करने वाले लोग भी या सोसाइटी में जो काम करने वाले कह रहे हैं कि भिखमंगे भी उस खाना को ना उठाएँ, लेकिन आज 2-2 3-3 दिन से भूखे से मजबूरी में ले रहे हैं। दाल में केवल पानी है, रोटी पता नहीं किस ज़माने का बना हुआ है। उसमें रोटी वो हम्म, दाँत से तोड़ने लायक भी नहीं होती है। वो घर पे जाके हम्म, कम से कम लोगों से तो मिले। अच्छा, जहाँ तक है आप देखिए अभी अभी की हालत में जो पूंजीपति वर्ग है उनके लिए मज़दूरों का एक्स्ट्रा होना फ़ायदेमंद है क्योंकि मज़दूरों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है और उनका वेज घटता है। लेकिन अभी ज़रूरत से इतना ज़्यादा हो गया जो उनके लिए बेकार हो गया तो वह उनको कुछ हिस्से को बर्बाद हो जाने देने में उनके लिए कोई कष्ट नहीं है। और अभी मज़दूर वर्ग बिखरा हुआ, बुरी तरह बिखरा हुआ है और हम्म, अभी आंदोलन खड़ा कर सकने का हालत में नहीं है। वह हम्म, सीएए के आंदोलन से लेके एनआरसी के आंदोलन से लेके हम आगे देखें तो अभी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और हिंदू मुस्लिम का घृणा ऐसा फैल चुका है जो शुरू में आपने उठाया था कि यदि मुस्लिम हम्म, यदि सब्जी वाला बेच रहा है तो उससे हिंदू मजदूर तक भी लेने से वो भाग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसमें कोरोना वायरस है और इस हम्म, स्थिति से उबरने के लिए अभी शायद हमें कम से कम 2-4 वर्ष तो लग ही जाएगा। लेकिन साथ-साथ मैं एक हम्म, कहावत कहना चाहता हूँ कि आज यदि सबसे बुरा दिन है, तो आज सबसे अच्छा दिन है। मतलब ये कि हम्म, इस बुरे दिन के बीच से भी यदि वामपंथी ताकतें अपने-अपने स्वार्थ छोड़ के सरकार हम्म, को समझाने के बजाय वो समझा सरकार के लिए प्रस्ताव लेके जा रहे हैं क्या करना चाहिए। ऐसे जैसे कि सरकार को पता ना हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या हम्म, होगी? अब कोई मुख्यमंत्री बता रहा है तो वो तो दिखावे के लिए क्या हम ये नहीं समझ रहे हैं सब लोग लिख रहे हैं धड़ल्ले से लिख रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए सरकार के पास तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग बैठे पड़े हैं इसमें संदेह नहीं होना हम्म, चाहिए और सरकार वही हम्म, करेगी जो उसके आका लोग कहेंगे तो इस चीज को यदि हम्म, हम समझें तो सबसे बुरा दिन होने के बावजूद यदि यह वामपंथी शक्तियां ट्रेड यूनियंस मिलते हैं और यह एक बड़े आंदोलन की तैयारी करते हैं कि ताकि जो उभार तो होगा जनता मरेगी तो उभार होगा और ऐसा नहीं होगा करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे वो उठेंगे जहां भी होंगे और एक बदलाव हम्म, आएगा या तो इस फांसीवाद को पीछे हटना पड़ेगा या वह ध्वस्त हो जाएगा और जो भी होगा और दूसरी चीज ये भी है कि फांसीवाद इस हालत में अपने आप को कितने दिनों तक टिका सकता है कब तक वो लूटता रहेगा लूटने की भी तो अंत है वो खत्म हो चुका है सारे सरकारी खजाने खत्म हो चुके हैं नहीं, और जनता की मैं लूट आपसे आगे मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा। जी खबर ये है कि दिल्ली एनसीआर में जो कुछ इंडस्ट्री शुरू हुई है वहां जी पे आधार कार्ड देखिए अगर कोई हिंदू मजदूर है उसको तो एंट्री दे रहे हैं इंडस्ट्री में फैक्ट्री में लेकिन अगर जी मुस्लिम मजदूर है तो उसको एंट्री नहीं दे रहे तो जी कहाँ वो हिंदू जो मजदूर है वो अपने उस मुस्लिम मजदूर के लिए खड़ा हो रहा है कि भाई इसको भी अंदर लो तभी मैं काम करूंगा वो तो कह रहा है भैया मुझे अंदर ले लिया बहुत। अभी की मजबूरी के हालत में बहुत सारे हिंदू मजदूर जो आप कह रहे हैं कर रहे हैं और उसका उपाय उनके अपने अंदर से नहीं निकलेगा इसका उपाय है हमारी शक्ति यानी वह पार्टी जो इस चीज का प्रचार करे और काम करे उनके बीच में और यह बताए कि भाई तुम्हारा दुश्मन मुस्लिम मजदूर नहीं है तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण मजदूर नहीं है तुम्हारा दुश्मन दलित मजदूर नहीं है तुम्हारा दुश्मन यह बड़े पूंजीपति हैं और उनकी सरकार जो है वह दुश्मन है इसको तुम समझो हम्म, और इसको नहीं हम्म, समझते हो तो आज नहीं तो फिर हम्म, तुम कल होगे और इस चीज को हमें कितना भी बुरा दिन आए जो भी मौका मिले जैसे आज आपके थ्रू माध्यम से हो रहा है हमें इस चीज को बार बार करना पड़ेगा और यह हम्म। सबसे बुरे दिन से हम सबसे अच्छे दिन की तरफ बढ़ने पे हुआ वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरा कोई मेरे समझ में कोई रास्ता नहीं है आप लोगों ने कोई ऐसा डाटा तैयार करने की कोशिश की हो या आप जैसे मजदूरों पे काम करते हैं आपके पास ऐसी कोई संख्या कहीं से आई हो पूरे लॉकडाउन के दौरान भूख से कितने मजदूरों की मौत हुई है पैदल चलते हुए जो लोग थे वो कितने मजदूर मर चुके हैं कोई डाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है या आप लोग भी बस घर पे ही बैठे हैं सब लोग। इसमें मैं माफी चाहूंगा हम लोग डेटा तो नहीं कलेक्ट कर पाए हैं और हमारी कोशिश होती है कि ऐसे ऐसे संस्था जो कर रहे हैं जो हमारे हमें नजर मिलते हैं उसको हम जमा करें और जहां तक डेटा की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा से लेके किसानों की जो आत्महत्या होती है उसके डेटा के हेरा फेरी से लेके और हर चीज के डेटा में यह सरकार ने कई जगह तो उसने डेटा कलेक्शन ही बंद कर दिया है और हम्म, इस मामले में हम लोग मजबूर हैं और संगठन चूंकि उतना बड़ा नहीं है कि हो पाए लेकिन इसमें यदि सीपीआई सीपीएम जैसे बड़े संगठन है वो यदि कुछ करते हैं तो जरूर कुछ आएगा इसलिए मैं डेटा वही दे पाऊंगा जो आपके पास इससे अधिक मैं डेटा नहीं दे पाऊंगा जो हमें मीडिया के माध्यम से मिलता है
चलिए, बहुत अच्छा आपने इस पे स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात को बताया कि भैया हमारे पास संसाधन सीमित है, हम उतनी बड़ी पार्टियों की तरह उतने बड़े संगठन नहीं है कि तमाम चीजों को इकट्ठा कर सके। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक आखिरी में सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे, जी। जो मजदूरों की दुर्दशा है, क्या उसके लिए राजनीति जिम्मेदार है, मजदूर खुद जिम्मेदार है, या मजदूरों के संगठन जिम्मेदार हैं? क्या आप लोग सोचते हैं? सबसे पहले तो जिम्मेदार मजदूरों के संगठन है। यदि हम्म। मजदूरों के संगठन ने 2014 में अपनी ताकत दिखाई रहती और संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया रहता, तो शायद फांसीवाद का उफान इस स्तर तक नहीं आता, बल्कि 1990 से ही कर सकते थे। दूसरी जिम्मेदार, यदि हम कहें कि पूंजीपति वर्ग है, तो कहना बेवकूफी वाली बात है, तो उनकी तो कोशिश है ही कि हमें लूटे। वह तो अपना काम कर हम्म। रहे हैं और वह कभी भी सच नहीं बोलेंगे, यह भी मैं मालूम है। और तीसरी हम्म। जिम्मेदारी इस अर्थ में पूरे मजदूर वर्ग को ना, मजदूर वर्ग के जो अग्रणी, जो अगुआ दस्ता कहते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में है, जो आपस में एक साथ जहां पे हजारों हजार मजदूर काम करते हैं, खान में है, इनफॉर्मल सेक्टर वाले नहीं है, हालांकि वो लोग यदि इस चीज को ना समझ पाए, आगे ना बढ़े पड़े हों, तो वो भी जिम्मेदार हैं। और अंततः मजदूर वर्ग की तरफदारी करने वाले वह इंटेलेक्चुअल क्लास है, वह स्टूडेंट भी हैं, वह अनएम्प्लॉयड बेरोजगार भी हैं, जो पढ़ लिख के और करने के लिए वो ढूंढ रहे हैं। आज जैसे उदाहरण के लिए हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं, वहां कोई बड़ा नेता आता है, जैसे कई पत्रकार भी हैं, मोदी जी के साथ आ जाएं तो फोटो खिंचवाने के लिए पीछे भाग खड़े होंगे। सारी की सारी हम्म। उनकी जो क्रांतिकारिता है खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए फिर से अंततः मजदूर वर्ग की उन पार्टियों पर जिम्मेदारी जाती है जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है और कहें तो कुछ हद तक गद्दारी कर रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों पे बात रखने की कोशिश की। हर चीज तो समेटी नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग भी 10 से 12 मिनट के अंदर तमाम बातचीत को आपके सामने जी। रखना चाहते हैं। और ऐसे टॉपिक जो आज लोगों को पसंद भी नहीं आते, सबको मसाला चाहिए, मजदूर की बात कोई करेगा क्यों? क्योंकि मीडिया के लिए या सरकार के लिए अब मजदूर कोई मायने नहीं रह गए। जब आप भीड़ बन जाते हैं ना, तो फिर आपकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। जब आप मजदूर बनेंगे, किसान बनेंगे, तब आपकी एक महत्ता जरूर होती है। भीड़ का कोई भी नेतृत्व करके उससे जो फायदा उठाना चाहता है, वो उठा सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि मजदूर अपनी इन तमाम चीजों को समझें और जो सर की कोशिश का, वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो सके, लड़ सके। बहुत शुक्रिया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवसर मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी